एक एक टॉपिक एक जन बताओगे। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी। सर उसका जूल्स। नेट ऑफ है। क्या? उसका नेट ऑफ है। किसका? समीक्षा का। अच्छा जाने दो, मैसेज कर दिया ना। यस सर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलो तुम्हें जल्दी, तुम ही बताओ क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जल्दी बोलो। वो क्लास में नहीं है सर। अभी कहाँ गया? लक्ष्य ट्राई करो। जब करंट एक वायर या कंडक्टर में से पास होता है वो उसमें हीट बनाता है। तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट, है ना। तो जब करंट एक कंडक्टर से पास करती है तो क्या जनरेट होता है? हीट। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करेक्ट। लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? कुछ रिलेशंस दिए इन्होंने। देखो, हीट, सिंपल वर्ड में हीट प्रोड्यूस्ड कहां हीट प्रोड्यूस्ड होगी? हीट कहां प्रोड्यूस होगी? वायर में, कंडक्टर में। इन अ रेजिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन अ कंडक्टर, करेक्ट, is directly proportional to, किस किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्क्वायर ऑफ करंट और जल्दी से बोलो। रेजिस्टेंस, है ना, आर के, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फिर टाइम, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये लिख के बताओ, समझो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तुम लोग फटाफट यही लिखो, एक बार में एक क्वेश्चन लिखो, मैं समझाऊंगा उसी को लिखना अपने बोर्ड में, क्विकली लिखो और भेजो। हेडिंग है इलेक्ट्रिक पावर। मैं सारा चीज समझा दूंगा लेकिन तुम्हें लिखना खुद से। पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर पी से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर। इसके तीन और फॉर्मूले होते हैं, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर और आई इंटू वी या वी इंटू आई, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो होगा क्या सेंटेंस में? इसको क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन अ सेकेंड। क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन अ सेकेंड। डन। सब कुछ बता दिया है, फटाफट लिखो। ये भी लिख देना कि ये स्केलर है, ठीक है। तो मैंने बना दिया ये सारे डेफिनेशंस। पहला क्या? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? चलो तुम्हारा क्या हो गया? Q इंटू वी को क्या बोलते हैं?
वर्क बोलते हैं, ठीक है। चार्ज टाइम्स पोटेंशियल वोल्टेज, समझ में आया। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो यहाँ पावर Q अपॉन टी इंटू वी, Q अपॉन टी क्या होती है, करंट, तो I इंटू वी हो गई, समझ में आ गया। ये याद रखना, वर्क इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी। क्लियर हो। हाँ सर। तो पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एनर्जी या वर्क। पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा, वर्क या एनर्जी। ये भी याद रखना है। दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच द resistance of a conductor depends। किस फैक्टर पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो टोटल 4 हैं। कौन कौन से? हाँ, एक मिनट, एक एक सब बोल लोगे, 4 दिन। 1 2 मैं बोलूं पहले सर? हाँ, एक तुम बोल लो, चारों। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। हाँ, लेंथ हो गया। दूसरा कौन बोलेगा? समय। हाँ, मैं बोलूं। बोलो जल्दी से। एरिया ऑफ क्रास। हाँ, थर्ड, लक्ष्य। थिकनेस। अरे कल तो बोल रहे थे, आज तुम हिसाब सुन गए। थिकनेस। थिकनेस, ये एरिया आ गई है ना। अब कौन सी थिकनेस होगी? टेम्परेचर। टेम्परेचर, सही बात। फिर लास्ट, नहीं पता। नहीं, क्या पता, मटेरियल भी तो होगा। गुड मटेरियल। गुड मटेरियल क्या होता है? सिर्फ मटेरियल होता है, ठीक है। कुछ कुछ के रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे, कुछ के कम होंगे, है ना। ठीक, तो लेंथ के साथ कैसे करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर जनरली इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया। मटेरियल पे डिफरेंट मटेरियल की कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है। जैसे कॉपर है तो कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी बात को लिखो जल्दी से। इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, रो एल बाय ए। क्लियर हो गया। और रो बोल रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल वो हटाओगे तब डालोगे रो एल बाय ए, ठीक है। कुछ बुक क्या करती है ना, एरिया ना लिख के वो क्या करती है, रेडियस का स्क्वायर लिख देगी या फिर डायामीटर का स्क्वायर लिख देगी। तो ये भी एक्सेप्टेबल है। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चंस आप लोग कर। सवाल है आपको डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी उसको क्या करना है, डिफाइन करना है और उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। क्लियर, 2 चीज करनी है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, किसी को कुछ आइडिया है? डेफिनेशन खुद बनानी है। एक मटेरियल है, इसका यूनिट क्रॉस सेक्शन लेना है। क्रॉस सेक्शन कितनी लेनी है? यूनिट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और लेंथ भी क्या लेना है, ये भी क्या होगा, यूनिट लेंथ लेना है। समझे। तो एक मटेरियल की लेंथ अगर यूनिट हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो तो उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी उसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू एल बाय ए। अगर लेंथ यूनिट ले लेंगे तो 1 हो गया, एरिया यूनिट ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस के इक्वल। फिर से मैं बोल देता हूं, अगर एक मटेरियल है, उस मटेरियल की लेंथ यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, तो उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी उसी को रेजिस्टिविटी कहेंगे मटेरियल की। क्लियर। और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा?
क्विकली, गलत नहीं आता तो बोलो बिना डरे, जल्दी से। प्रथमेश, हाँ, ओम मीटर बराबर है। बिना डरे जल्दी बोलोगे ना तो हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है सरस्वती, चलो। और इसको डिनोट किस लेटर से करते हैं? रो से करते हैं। इन बातों को लिखो। अब मैं सिखाऊंगा रेजिस्टेंस, सेम चीज, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट और किस लेटर से इसको डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। होता क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। ये प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? कंडक्टर का, जिसके तहत ये फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है ना। तो कैसे डेफिनेशन बनाएंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर by virtue of which conductor opposes the flow of charges through it. सिंपल करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। It is the property of a conductor that opposes the flow of electric charges through it, and its SI unit is ohm. समझ में आया सबको? सब लोग क्या करोगे? VI ग्राफ, इसको एक्सप्लेन करोगे अपने नोट्स में। ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को वोल्टेज बोलते हैं, है ना। और I क्या है? करंट। इसको क्या पढ़ेंगे कैसे? वोल्टेज अगेंस्ट करंट। समझ में आया? ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वोल्टेज अगेंस्ट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट करंट। तो जो जिसके अगेंस्ट होता है उसको हम y में रखते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सिस क्या हो गई? ये y हो गई, ये x हो गई। x में क्या होगा? I, और I के अगेंस्ट क्या है? V, इसलिए हम V को यहां रखेंगे। क्लियर हो गया? तो ग्राफ कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बिल्कुल है, और ये ओरिजिन से पास करेगी। तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा या सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हो गया? VI ग्राफ। ओके, सर्किट इसकी कैसे बनेगी? इसकी सर्किट कुछ इस तरह से बनेगी। आप सबसे पहले बैटरी लोगे, यहां पे एक स्विच कनेक्ट करोगे, फिर यहां जो होगा वो एमीटर होगा, यहां समझो एक अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है, वोल्ट मीटर इसके पैरेलल, डिवाइस के पैरेलल लगती है, तो यहां लग गई वोल्ट मीटर। क्लियर? ये वोल्ट मीटर से क्या मेजर होगी? वोल्टेज, जो कि y एक्सिस पे है। ये वोल्टेज की जो भी मेजरमेंट आएगी, अगर हम, और करंट की मेजरमेंट कहां डालेंगे? x एक्सिस पे। करंट चेंज करेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? और वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है? डिपेंड करे। कोई प्रॉब्लम है यहां पे समझने में? हेलो शाश्वती, अरे लाउडली बोलो, मुझे आवाज ही नहीं आती आपकी। शाश्वती, प्रथमेश, सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? प्रथमेश आपको? प्रथमेश, हाँ सर। कहाँ हो यार? तुम फिर नाटक कर रहे हो। कितनी बार मैं बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है नहीं? आवाज सुनाई दे रही है नहीं? आप क्या रही है? चलो VI ग्राफ लिखो, वर्ड में लिखना है सबको, सब लोग लिखो वर्ड में क्या है। ये तो हर दूसरे साल पूछती है, लास्ट साल अगर नहीं पूछी तो इस साल पूछेगी। ओम्स लॉ तो क्या होता है? मैं बोलूं? हाँ बोलो।
At constant temperature, the current drawn is directly proportional to the potential difference across its ends. हाँ, तो इस लॉ को किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, हाँ सर, वो भी था ना वो। हाँ, पूरा नाम जॉर्ज साइमन है, इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। अगर ये लिख दोगे ना तो और भी टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेगा। तो वोल्टेज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, वो आर होगी। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। ये हो गया। तो ये बातें लिखो फटाफट, ओम्स लॉ इस तीनों फॉर्मेट में लिख देना, ठीक है। ठीक, हम सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस किस चीज का सिंबल हमें पढ़ना, देखो, सेल का और प्लग की का, है ना, या कह लो स्विच का, इसको और में डाल दो स्विच। फिर हमें पढ़ना है वायर जॉइंट का, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का, और क्या, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, और रिहोस्टेट, रिहोस्टेट, ये हो गई। फिर बैटरी, बैटरी है, अरे बोलो मत, मैं याद कर रहा हूं। वायर क्रॉसिंग भी है एक, ठीक है। और रजिस्टर तो है ही, पता ही है ये। एक हो गया एमीटर और एक हो गया वोल्ट मीटर। गुड, चलो इससे ज्यादा तो पूछेंगे भी नहीं। तो आ जाओ, सेल क्या होगा? सेल का होगा एक लंबी सी लकीर और एक छोटी सी, क्लियर। प्लग की, स्विच, अगर स्विच ओपन है तो बस एक इस तरह से होगी, ब्रैकेट डाल दो। अगर स्विच क्लोज है, ये ओपन के लिए है, क्लोज के लिए क्या हो जाएगा? इसके अंदर इंसर्ट करेंगे की को, हो गया। वायर जॉइंट है, जॉइंट का मतलब है दो वायर को हम लोग ज्वाइन किए हैं। तो अगर एक वायर ऐसे जा रही है, एक वायर ऐसे आ रही है, और जॉइंट है तो ये यहां इस तरह से होगी, क्लियर, परफेक्ट। यहां इस तरह से दिखेगा। अरे क्या हो रहा है? हाँ, जॉइनिंग दिखेगी। और बल्ब, बल्ब का तो सिंबल बहुत इजी है, कुछ इस तरह से बनेंगे। और वेरिएबल रेजिस्टर, रेजिस्टर बना दो और उसको क्रॉस कर दो। और रिहोस्टेट, रिहोस्टेट को क्या करनी है? ये रेजिस्टर बनाओ और एक एल शेप की एरो डालो। बैटरी, बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो यहां बहुत सारी सेल बना, बहुत मतलब दो या दो से ज्यादा बना दो। वायर क्रॉसिंग, अभी क्या होगा? वायर एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, एक के ऊपर दूसरी होगी। अगर एक ऐसी जा रही है, दूसरी लानी है, क्रॉस इसके ऊपर जा रही है, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर ज्वाइन करना होता तो ऐसे बनाते हैं। हाँ, फिर हो गया रेजिस्टर, पता ही है, ये होती है। एमीटर सबको पता है, यहाँ पे ए लिखना है। वोल्ट मीटर सबको पता है, यहाँ वी लिखनी है, क्लियर। डिवाइस हो गया ये सबको, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है बेसिकली। ये एक बल्ब है, इसको जलाना है, और यहाँ बैटरी है, और इससे स्विच लगी हुई है, और ये बल्ब ग्लो कर रही है। ये कैसी पाथ दिख रही है कंडक्टर की? क्लोज पाथ। इसी क्लोज पाथ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। और ये कहीं ब्रेक है नहीं, है ना, मतलब कॉन्टिन्यूअस है और क्लोज है।
तो क्या बोलोगे? अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जल्दी से लिखिए। हाँ हाँ सही है। तो वोल्ट मीटर क्या होती है? वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में। क्लियर हो गया? ये हमेशा पैरेलल में होती है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखते हैं। क्यों? ताकि इसकी सेंसिटिविटी अच्छा हो जाए। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा वोल्ट मीटर सेंसिटिव होगा। समझ में आ गया शाश्वती? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। लिखो फटाफट। शाश्वती हो गया? हाँ सर। चलो अब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। अरे क्या हो गया? देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पहले तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, और इसको डिनोट भी करते हैं वी से ही, तो कंफ्यूजन होगा। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, वी से डिनोट करते हैं, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम वी से ही डिनोट करते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो होता क्या है, दो पॉइंट ले लो समझने के लिए। यहां एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले ले? ए ले लेते हैं, और यहां ले लेते हैं बी। करेक्ट? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, एक यहां पे चार्ज है और ये कितनी है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। क्लियर? तो डेफिनेशंस में बोलता हूं, सुन लेना। The amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another is called electric potential difference between those two points. क्लियर हो गया? समझ में आया या नहीं? पहले डेफिनेशन। हाँ सर एक बार वापस करें। ओके, तो देखो यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज जा रही है ना, इसको वन पॉइंट बोलो और इसको अनदर पॉइंट बोलो। ठीक है, तो यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां आ रही है, जाने में जितना वर्क होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is called as electric potential difference between those two points या these two points. क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, लिख के बता। ओके, अभी नेक्स्ट है 1 वोल्ट। सारा सेम रहेगा, सिर्फ कहानी में चेंज क्या होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में वर्क कितनी होगी? 1 जूल, और चार्ज कितनी मूव करेगी? 1 कूलम। समझ में आया? तो क्या बोलोगे? इफ 1 जूल वर्क इज डन, या 1 कूलम भी मत बोलो, इसको 1 यूनिट चार्ज ही बोलो, और डेफिनेशन बना दो। इफ 1 यूनिट या 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फिर से रिपीट कर देता हूं। इफ 1 जूल वर्क इज डन to bring unit charge from one point to another, then the potential difference will be 1 volt. समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ सर। अगर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क होती है, तो हम कहेंगे दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। फिर से बोलता हूं, देखो। इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर,
the potential difference will be 1 volt. Clear? चलो एक लास्ट बार मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना. The amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point is called as electric potential at that point. इसकी भी SI यूनिट वोल्ट होती है और इसको लिखते कैसे हैं? V इक्वल टू W अपॉन Q. W क्या है? वर्क. Q क्या है? चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो मैंने पहले ही बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, चार्ज, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं, एनर्जी इवन. ठीक है, आगे चलते हैं. इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर. इसको डिनोट करते हैं I से और फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q यानी चार्ज अपॉन टाइम. और चार्ज को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम. तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अगर एक कूलम चार्ज पास कर रही है यूनिट क्रॉस सेक्शन से या पर सेकेंड, है ना, फिर से मैं बोल देता हूं, अगर एक कूलम चार्ज पास कर रही है पर सेकेंड यूनिट क्रॉस सेक्शन से, तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट पास हो रही है. इफ 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज सेड टू बी 1 एम्पियर. ठीक है, करंट को एमीटर से मेजर करते हैं और एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में होती है और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, जितना कम हो उतना अच्छा. इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर हो गया? ओके, तो हाँ, नेट चार्ज एक बॉडी की हमेशा कांस्टेंट होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं. क्लियर? जो चार्ज एक बॉडी के पास होती है, समझो Q चार्ज है, वो उसका मतलब क्या हो गया है? अगर Q पॉजिटिव है तो उस बॉडी ने n अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को गिव अप किया है. ठीक है, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो उस बॉडी ने n नंबर में इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है. तो Q इक्वल टू N ही होता है ना. इसको बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस. चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम. चार्ज को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? Q से. ओके, तो 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या हो गया? कितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई? 6.25 इंटू 10⁻18. अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से रिलीज हो गई, बाहर निकल गई. अगर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है एक बॉडी में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी ने रिसीव कर लिया, है ना. दैट्स इट. इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी में और क्या पढ़ो.